नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर बाय अनूप, जो कि तक्षशिला आईएएस बलिया का एक पार्ट है और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ घटनाएं सिर्फ हादसे नहीं होते, वे संकेत होते हैं, वो चेतावनी होते हैं और कई बार शुरुआत होती है किसी बड़े खेल की। सोचिए जरा, तुर्की से एक उड़ान भरता है एक विमान और आसमान शांत होता है, सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन सिर्फ 30 मिनट के बाद आसमान में एक तेज रोशनी के साथ धमाके की आवाज आती है और फिर सन्नाटा पसर जाता है। इस हादसे में सिर्फ एक विमान नहीं गिरता है लीबिया का पूरा सैन्य कमान। आर्मी चीफ समेत 8 लोगों की मौत हो जाती है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि प्लेन क्रैश कैसे हुआ, सवाल ये है कि यह हादसा ठीक उसी वक्त ही क्यों हुआ और हादसा होने के लिए ठीक वही जगह क्यों चुना गया और यह घटना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस मोड़ पर हुई। क्योंकि याद रखिए, भू राजनीति के समय में कभी संयोग नहीं होता और ताकतवर लोगों की मौत कोई साधारण मौत नहीं होती। आज इसी बात पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि लीबिया का जो शीर्ष कमान के साथ जो यह हादसा हुआ है, यह हादसा है या साजिश है, यह दुर्घटना है या कोई संदेश है, और पूरे विस्तार से हम आज के इस मुद्दे को आपके साथ समझेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत, तुर्की से उड़ान भरने के मात्र 30 मिनट के बाद हुआ ये हादसा, और यह हादसा है या साजिश, इसके लिए हम एक प्रमुख समाचार पत्रों को आधार बना लेते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दो समाचार पत्र की कटिंग्स आपको आपके स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, एबीसी न्यूज और द टाइम्स ऑफ इजराइल। एबीसी न्यूज लिखता है, टर्की बिगिंस ब्लैक बॉक्स एनालिसिस ऑफ जेट क्रैश दैट किल्ड लीबिया मिलिट्री चीफ। टाइम्स ऑफ इजराइल लिखता है, लीबियास मिलिट्री चीफ एंड 7 अदर किल्ड इन प्लेन क्रैश आफ्टर टेक ऑफ फ्रॉम टर्की। साथियों, आपके स्क्रीन पर एक वीडियो फुटेज नजर आ रहा है जिसमें आप लीबिया के सेना के प्रमुख को देख रहे हैं और दूसरी तरफ मेरे पीछे अगर आप देखें तो बाईं ओर धमाके का एक तस्वीर जो है दिख रहा है। यहाँ एक हल्का सा जो है वो लाइट आपको दिख रहा होगा। साथियों, लीबिया कोई सामान्य देश नहीं है, ये एक ऐसा राष्ट्र है जहां सत्ता कभी स्थिर ही नहीं रहा, जहां राजनीति से ज्यादा ताकत का शासन चला है। पिछले 14 वर्षों से लीबिया गृह युद्ध, मिलिशिया राजनीति और विदेशी शक्तियों का एक प्रॉक्सी वॉर का अखाड़ा जो है वो बन चुका है। 2011 में गद्दाफी की मौत सिर्फ तानाशाह का अंत नहीं था, वह लीबियाई राज्य व्यवस्था के पतन की शुरुआत थे। और इसके बाद लीबिया जो है वो दो हिस्से में बंट गया। एक पश्चिमी लीबिया जो कि त्रिपोली का क्षेत्र है, जहां यूएन समर्थित सरकार है जिसे अमेरिका और यूरोपीय देश ने जो है वो वैधता प्रदान कर दी है। आइए थोड़ा सा हम मैप में भी देखें, लेकिन उसके पहले इस घटना का एक एआई इमेज देख रहे हैं। तुर्की से लीबियाई आर्मी चीफ का प्लेन अंकारा से उड़ान बढ़ा था और हायमाना 30 मिनट की यात्रा करने के बाद यहां जाके जो है वो क्रैश हो गया था। आप अपनी स्क्रीन पर ये पूरा का पूरा रूट जो है वो देख रहे हैं, लीबिया आर्मी चीफ किल्ड इन प्लेन क्रैश, और ये सारी बातें हम कर रहे हैं। यही प्लेन था जिसका जो है वो दुर्घटना हुआ। ठीक, मंगलवार रात उड़ान भरने के कुछ देर बाद निजी जेट प्लेन क्रैश हो गया। आसमान में तेज रोशनी हुई और विस्फोट जैसा दृश्य जो है वो आप देखेंगे कि आपको इस वीडियो में जो है वो देखने को मिल रहा है। तो हमने कहा लीबिया जो है दो पार्ट में, एक पश्चिमी लीबिया जिसको कि हमने कहा त्रिपोली का क्षेत्र, यूएन के समर्थन में सरकार चल रही है, और दूसरा पूर्वी लीबिया जहां फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तर का जो है वो सैन्य प्रशासन है, जिसे क्षेत्रीय शक्तियों और हथियारों का जो है वो सहारा मिला। लेकिन असली सवाल यह है कि इन दोनों ध्रुवों के बीच राज्य को कौन थामे हुए था, और यहीं पर सामने आता है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल हद्दाद, जो कि 2020 से वह लीबियाई सेना की अगर हम बात करें तो प्रमुख के पद पर आपको देखने को मिल रहे हैं, आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, और ये चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, यानी ये वह पद है जो सरकार और सेना के बीच एक ब्रिज का जो है काम करता है। अल हद्दाद ना तो पूरी तरह से त्रिपोली के थे और ना ही हफ्तर के थे, वह राज्य की निरंतरता का जो है वो चेहरा थे। आपके स्क्रीन पर है अल हद्दाद, 4 हाई रैंकिंग लीबियन मिलिट्री ऑफिशियल एंड 3 क्रू मेंबर्स वर किल्ड इन द क्रैश। ठीक है, अब आपको साथियों एक बात याद रखना है, गृह युद्ध वाले देशों में जो व्यक्ति संतुलन बनाए रखता है वह सबसे ज्यादा असुविधाजनक होता है। जब ऐसे व्यक्ति की अचानक मौत होती है तो यह केवल एक दुर्घटना नहीं लगती, यह शक्ति संतुलन के टूटने का संकेत जो है वो बन जाता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि प्लेन कैसे गिरा, सवाल यह है कि लीबिया की राजनीति अब किस दिशा की ओर गिरेगी। अब इसे बिल्कुल आसान शब्दों में अगर हमें समझना होगा तो आप ये समझिए कि लीबिया की एक मिलिट्री टीम है जो कि तुर्की की यात्रा पर गई थी, जो कि सैन्य सहयोग पर बातचीत करने के लिए गई थी, और तुर्की पहले से ही लीबिया की त्रिपोली सरकार का बड़ा सैन्य साथी रहा है। बातचीत के बाद ये वापस
जो है वो लीबिया की तरफ आ रहे थे और टीम जिस विमान में थी, जिस विमान का नाम हमने कहा फाल्कन 50 एयरक्राफ्ट, जो कि तस्वीर आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रही है, इसमें तकनीकी खराबी बताई गई। पायलट ने जो है इमरजेंसी सिग्नल भेजा और ये कहा कि हम मुश्किल में हैं, लेकिन उसके पहले विमान को सुरक्षित उतारा जाए या उतार पाया जाए। अंकारा से ये विमान जो है जिसने उड़ान भरी थी, हायमाना के इलाके में जो है वो जाकर क्या हो गया, क्रैश हो गया। और ये कोई सामान्य तकनीकी खराबी नहीं थी, कोई साजिश में नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बात हमेशा आपको याद रखना चाहिए, समय कभी भी यूं ही नहीं होता है। जब कोई हादसा होता है, अहम सैन्य बातचीत के बाद हो, देश के बड़े सैन्य अफसर की जान चली जाए और पूरे क्षेत्र की राजनीति को हिला दे, तो सवाल उठना जो है वो लाजमी है। क्या यह सिर्फ हादसा था या फिर उसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल छुपा हुआ था? साथियों, एक बात आपको और भी ध्यान रखना है कि यहां जो है, जो चर्चा हो रही थी, वो पाकिस्तान और लीबिया के जो लीबियन नेशनल आर्मी है, उसके बीच में हथियारों की डील पर चर्चा हो रही थी और ये हथियार डील लगभग $4.5 बिलियन का था। और ये डील किसके साथ हो रही थी? पाकिस्तान और लीबिया नेशनल आर्मी के बीच में जो है, वो हथियारों की डील जो है, वो हो रही थी। यानी कि यह रकम पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी हथियार निर्यात जो है, वो डील हो सकती है। और इसके अंतर्गत क्या-क्या शामिल था? तो इसके अंतर्गत JF-17 फाइटर जेट शामिल थे, जो पाकिस्तान और चीन सरकार मिलकर बना रहे थे। सस्ते लेकिन युद्ध के लिए ये बहुत ही असरदार माने जा रहे थे। इसके अलावा इस डील में मिसाइल सिस्टम, रडार, गोला बारूद, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस सपोर्ट था। मतलब सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि पूरी सैन्य क्षमता जो है वो बेचने की बात चल रही थी। और यहीं से जो है वो सबसे बड़ा पेंच आता है कि लीबिया पर यूएन का आर्म एम्बार्गो लागू है। इसका मतलब ये होता है कि संयुक्त राष्ट्र ने साफ कहा है कि लीबिया कोई भी देश कानूनी तौर पर लीबिया को हथियार नहीं बेच सकता है। क्यों? क्योंकि लीबिया पहले से गृह युद्ध में फंसा हुआ है। अलग-अलग मिलिशिया ग्रुप जो है वो लीबिया में सक्रिय हैं और हथियार अगर आए तो लीबिया की हालत जो है वो और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। इसलिए कागज पर इस प्रकार का कोई डील नहीं होगा। यानी कि हथियार लीबिया सीधे नहीं खरीदेगा, तो इसीलिए हथियार सीधे ना दिखाकर किसी तीसरे देश या प्राइवेट रूट से जो है सारा का सारा व्यापार किया जा रहा था। यानी कि इसमें डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात हो रही थी, ट्रेनिंग की बात हो रही थी, मेंटेनेंस सपोर्ट की बात हो रही थी। यानी कि कुल मिलाकर किसी एक गुट को जो है वो देश मानकर जो है वो डील किया जा रहा था और वो गुट था लीबियन नेशनल आर्मी का। यानी कि कागजों से सब कुछ अलग और जमीन पर सब कुछ अलग। अब पाकिस्तान अगर ये डील कर रहा था तो इससे पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा था? साथियों, इस डील के माध्यम से पाकिस्तान को अरबों डॉलर की कमाई हो रही थी। डिफेंस इंडस्ट्री जो पाकिस्तान का है, जो कि चाइना का है, लेकिन पाकिस्तान के नाम पर काम हो रहा है, उस पर एक बहुत बड़ा बुस्ट आता। मुस्लिम देशों में पाकिस्तान का सैन्य प्रभाव बढ़ जाता और चीन पाकिस्तान हथियारों के जो नेटवर्क है उसको और भी ज्यादा मजबूती मिलती। यानी कि पाकिस्तान के लिए डील जो है वो पैसे, ताकत और पहचान तीनों देने वाला था। अब लीबिया को हथियार क्यों चाहिए था? जैसा कि हमने कहा कि गृह युद्ध चल रहा है लीबिया में, तो गृह युद्ध में बढ़त पाने के लिए लीबिया को आवश्यकता किस चीज की है? तो गृह युद्ध में बढ़त पाने के लिए लीबिया को हथियारों की आवश्यकता है और ये प्लेन के टुकड़े हादसे वाली जगह के चारों तरफ बिखरे हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये हादसे के बाद टर्की के रेस्क्यू टीम जो है वो मौके पर पहुंचकर जो है वो सारी जांच कर रही है। रेस्क्यू टीम के सदस्य हादसे वाली जगह की तलाशी ले रहे हैं और प्लेन के जो हिस्से हैं उनको जमा कर रहे हैं। ये प्लेन के टुकड़े आपको आपके स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। लीबिया के सेना प्रमुख हैं जनरल मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद, जो कि मंगलवार को टर्की के समकक्ष के साथ उच्च स्तरीय बातचीत करने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद जब ये वहां से वापस जा रहे थे तो ये हादसा देखने को मिला। हमने कहा कि लीबिया को हथियार क्यों चाहिए? तो लीबिया में गृह युद्ध के जो चल रहा है, उस गृह युद्ध में बढ़त पाने के लिए, विरोधी गुटों को दबाने के लिए और सत्ता पर नियंत्रण मजबूत करने के लिए जो है आवश्यकता किस चीज की थी? वो थी हथियार की। यानी कि जिसके पास हथियार है उसके पास जो है वो सत्ता है। अब ये पूरा का पूरा जो प्लेन क्रैश है, इसको क्यों इसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है? क्योंकि साथियों, पूरी जो चर्चा हुई वो कहां हुई? टर्की में हुई और वापस आते समय यह हादसा हुआ। यानी कि सेना का शीर्ष नेतृत्व जो है वो पूरा खत्म हो गया। शक्ति संतुलन जो है वो अचानक बदल गया। तो ऐसे में सवाल उठना जो है स्वाभाविक है कि यह हादसा था या साजिश? क्या इस डील को रोकने या मोड़ने का यह पूरा का प्रयास था और इससे फायदा जो है वो किसे हो रहा है और किसे
नुकसान हो रहा है। साथियों, सबसे पहले मूल बात को हमें समझना है कि जब किसी बड़े देश या नेता की अचानक मौत होती है, तो सवाल यह होता है कि यह मौत या हादसा गलती से हुआ है या जानबूझकर, और इससे फायदा जो है वो किसको पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, सबसे बड़ा अगर नुकसान हुआ है इस हादसे के बाद, तो नुकसान हुआ है किसको? लीबिया को। क्यों? क्योंकि लीबिया में मोहम्मद अल अहमद एक ऐसे आदमी थे जो दो दुश्मन गुटों को जो है वो जोड़कर रखने की बात कर रहे थे। वह सेना में संतुलन बनाए रखने की बात रख रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, सेना कमजोर हो गई, सत्ता का बैलेंस बिगड़ गया, गृह युद्ध दोबारा भड़कने का खतरा बढ़ गया। यानी कि लीबिया ने शांति की एक आखिरी जो उम्मीद थी, आखिरी जो डोर थी, उसको खो दिया। अब पाकिस्तान को इससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? साथियों, पाकिस्तान को इससे क्या क्या फायदा हुआ? साथियों, पाकिस्तान को इसके माध्यम से अरबों डॉलर के हथियार मिले, अपने हथियार को बेचने का मौका मिला, मुस्लिम देशों में जो है पाकिस्तान का दबदबा बना। लेकिन इससे पाकिस्तान को खतरा क्या हुआ? खतरा यह हुआ कि यूएन ने पहले ही कहा है कि लीबिया को कोई भी हथियार नहीं बेच सकता है। यानी कि यूएन ने हथियार बेचने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने यह डील की, तो यानी कि अब पाकिस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय जांच होना चाहिए, पश्चिमी देशों का दबाव होना चाहिए कि क्या कोई नई साजिश रची जा रही है। और सबसे बड़ा दाव यह है कि या तो बहुत फायदा हुआ नुकसान को पाकिस्तान को इससे, या पाकिस्तान को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन सबसे बड़ा चेहरा जिसके ऊपर प्रश्न उठ रहा है वो है तुर्की। क्योंकि तुर्की जो है इन घटना के बाद चुप क्यों बैठा हुआ है? साथियों, तुर्की की भूमिका बहुत अजीब है। मीटिंग तुर्की के जमीन पर हुई, प्लेन उसके एयर स्पेस पे गिरा। त्रिपोली का सरकार का वो समर्थक है, लेकिन बयान सिर्फ इतना आया है कि ये एक तकनीकी खामी थी, तकनीकी खराबी थी। तो सवाल उठना लाजमी है, क्या सच में सिर्फ तकनीकी खराबी थी, या जानबूझकर जो है वह ऐसा हुआ और तुर्की ज्यादा नहीं बोल रहा है क्योंकि बातें कुछ और हो सकती हैं। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चुप रहना भी एक रणनीति है। अब दूसरा जो गुट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है हाफ्तर गुट, जिसे बिना बोले फायदा हो रहा है। हाफ्तर गुट जो है वो पूर्वी लीबिया पर कंट्रोल करता है। अल हदाद उसके रास्ते में जो है वो सबसे बड़े रुकावट थे, और उनके हटते ही हाफ्तर गुट को जो है वो सत्ता की लड़ाई जो है वो आसान हो गई, सैन्य दबाव बढ़ गया, विरोध जो है कमजोर हुआ। यानी कि हाफ्तर गुट को बिना कुछ किए इतना बड़ा फायदा मिल गया। और इसके अलावा अगर हम बड़ी ताकतों की बात करें जो दूर बैठकर इस पूरे खेल को देख रही है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, इन सबको क्या चाहिए था लीबिया से? तो साथियों, इन सबको लीबिया से तेल चाहिए था, समुद्री रास्ता चाहिए था, सैन्य ठिकाना चाहिए था। और इनके लिए कमजोर लेकिन कंट्रोल में रहने वाला लीबिया जो है वो ज्यादा फायदेमंद होगा। इसलिए कोई ज्यादा सवाल नहीं कर रहा है, कोई बयान नहीं दे रहा है। लेकिन फिर प्रश्न हम अपने हिसाब से समझे कि भारत के लिए इसका क्या अर्थ होगा। साथियों, लीबिया में अगर आग लगेगी, लीबिया में अगर किसी भी प्रकार से गड़बड़ी होगी, तो उसकी आंच भारत तक जो है वो जरूर आएगी। लीबिया दूर है, लेकिन इसका असर भारत पर होता है, क्योंकि भारत के बहुत सारे मजदूर, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब लीबिया में काम करते हैं। भारत की तेल और सड़क बनाने वाली कंपनियां जो हैं वो लीबिया में लगी हुई हैं। अगर लीबिया की स्थिति खराब होती है, लीबिया में लड़ाई बढ़ती है, तो हमारे लोग जो वहां हैं वो फंस जाएंगे। सरकार को जहाज भेजकर उनको वापस बुलाना होगा, कंपनियों का करोड़ों का काम जो है रुक जाएगा, पेट्रोल डीजल जो है वो महंगा होने के चांस हैं। इसका मतलब है कि नौकरी, जेब और देश तीनों के ऊपर पैसे का जो है वो बोझ बढ़ेगा। साथियों, अगर पाकिस्तान हथियार बेच रहा है लीबिया को, तो इससे भारत को चिंता क्यों करना चाहिए? एक प्रश्न आप सभी के दिमाग में आ रहा है। साथियों, पाकिस्तान अगर लीबिया को हथियार बेच रहा है, तो इससे पाकिस्तान को ढेर सारा पैसा मिलेगा, और उस पैसे को पाकिस्तान अस्पताल या स्कूल में नहीं लगाएगा, वह सेना और हथियारों में उसको खर्च करेगा। और उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है भारत। यानी कि भारत के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान पूरी साजिश रचेगा, और इसलिए पाकिस्तान का मजबूत होना जो है वो भारत के लिए जो है खतरा है। लेकिन टर्की यहां चुप क्यों है? क्योंकि टर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ रहता है। कश्मीर मुद्दे पर भी हमने देखा, अभी मिशन जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, वहां भी हमने देखा कि टर्की जो है पाकिस्तान के साथ रहता है। इसलिए टर्की जो है वो चुप है, क्योंकि मीटिंग हमने कहा कि टर्की में हुई, हादसा भी टर्की में हुआ, और जवाब टर्की ने कुछ नहीं दिया। तो इतना सब कुछ होने के बाद अगर कोई साफ जवाब नहीं आ रहा है, कई बार चुप्पी भी जो है साथियों किसी को बचाने का जो है एक तरीका होता है। तो सिंपल सा हमें यह समझ में आ रहा है कि खेल तो जो है वो बहुत बड़े स्तर पर जो है वो खेला जा रहा है। अब इस स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए साथियों?
साथियों, भारत को अपनी डिप्लोमेसी को बहुत समझदारी के साथ चलना होगा। भारत को लीबिया के जो 2 गुट हैं, उन सभी के साथ जो है वो चर्चा करना चाहिए। किसी एक गुट के साथ खुला समर्थन नहीं देना चाहिए। सबसे बात करते रहना चाहिए, शांति की कोशिशों में शामिल रहना चाहिए, अफ्रीकी देश और अरब देशों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यानी कि भारत को यह मानना चाहिए कि भैया देखो, लड़ाई तुम्हारी है, लेकिन हमारे लोग, हमारे हित जो है वो तुम्हारे यहां सुरक्षित रहने चाहिए। साथियों, एक जमाना हुआ करता था जब हम कहते थे कि हम नॉन अलाइनमेंट के मेंबर हैं, है ना? यानी कि हम किसी गुट के साथ ही नहीं। लेकिन आज जमाना जो है वो बदल चुका है। आज मल्टी अलाइनमेंट के बारे में बात हो रही है। यानी कि भारत जो आज कर रहा है कि हम अमेरिका के साथ भी, हम रूस के साथ भी, हम अरब देशों के साथ भी, हम अफ्रीका के साथ भी हैं। जहां फायदा होगा वहां साथ हैं, जहां नुकसान है वहां भैया हम दूर हैं। और साथियों, डिफेंस सेक्टर में अगर हम बात करें तो किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर रहना बहुत फायदेमंद नहीं है, क्योंकि आप किसी दूसरे देश से हथियार खरीदोगे तो हमेशा आप दबाव में रहोगे। यानी कि भारत को यहां फिर से अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि भारत अपने हथियार बनाए, अपनी सेना को मजबूत करे और दूसरे देशों को बेचने लायक स्थिति में रखे। जैसे कि भारत तेजस बना रहा है, मेड इंडिया ड्रोन बना रहा है। और यहां एक चीज और भी ध्यान रखना होगा साथियों, कि बस चालाकी से अपने फायदे की चाल जो है वो भारत को चलना चाहिए। जैसे पाकिस्तान नियम तोड़कर हथियार बेच रहा है, लीबिया जो है जैसे देशों में जो है वो इसको भेज रहा है, तो भारत को यहां चुप नहीं रहना चाहिए। भारत को इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन के फोरम में उठाना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि किस प्रकार से पाकिस्तान दो मुंहा सांप बना हुआ है, किस प्रकार से यूनाइटेड नेशन की पाबंदी के बाद भी पाकिस्तान हथियारों को बेच रहा है। यानी कि अगर नियम बनाया गया है तो नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए और भारत को चुप ना रहकर इसमें जो है ये अपनी बात को जो है वो रखने की आवश्यकता है। ये कुछ लीबिया की तस्वीरें हैं, आपके स्क्रीन पर त्रिपोली है जो कि पश्चिमी लीबिया है, और ये जो लाल वाला जो एरिया दिख रहा है साथियों, ये पूर्वी लीबिया है जहां हफ्तर और उसके एलाइज का जो है वो शासन देखने को मिल रहा है। ये लीबिया में गृह युद्ध के समय की जब तस्वीरें हैं, जब लाखों लोग जो है मारे जा रहे थे। ये लीबिया में यूनाइटेड नेशन की टीम जो है विजिट करने गई थी तब की तस्वीरें हैं। यह सारी तस्वीरें आपको लीबिया की देखने को मिल रही। तो अंततः हम यही कह सकते हैं साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हादसे कभी अकेले नहीं होते, वे अक्सर शक्ति संतुलन में आए बदलाव के संकेत होते हैं। लीबिया का यह मामला हमें याद दिलाता है कि जहां हथियार, अरबों डॉलर और भू राजनीतिक हित जुड़े हुए हैं, वहां कानून कागजों में रह जाता है और फैसले जमीन पर होते हैं। भारत जैसे देशों के लिए संदेश साफ है कि ना सिर्फ घटनाओं को देखिए, बल्कि उनके पीछे चल रहे खेल को जो है वो समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यही आज की रणनीतिक समझदारी है, क्योंकि वैश्विक राजनीति में जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता है और जो छुपा होता है वही दिशा तय करता है। तो कैसा लगा आज का सेशन? आपके क्या विचार है? ये जिस प्रकार की घटना हुई, इसके पीछे आपको भी क्या कोई आशंका नजर आ रही है? तो अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।